राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नए साल के पन्नों पर नया अध्याय लिखा जाए उससे पहले ये खास मौका है साल 2024 की अच्छी बुरी यादों को एक बार फिर से ताजा करने का। हरियाणा के लिए साल 2024 कैसा रहा, हरियाणा के सियासी दंगल में किसका दांव हिट रहा और किस हैट्रिक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और कैसे इस साल के जाते जाते हरियाणा की सियासत को एक दिग्गज ने अलविदा कह दिया। देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। साल 2024 के सियासी कैलेंडर में हरियाणा के लिए वो तारीख भी इतिहास बन गई जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी ने हरियाणा में सीएम का बदलाव कर दिया। पार्टी ने लगातार 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल की जगह तत्कालीन सांसद और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को नया सीएम बनाया। हरियाणा में बीजेपी का दाव, लोकसभा से पहले नए सीएम का चुनाव, दूसरी मनोहर पारी रही अधूरी, नायब सैनी कैसे हुए जरूरी। साल 2024 की शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि हरियाणा में बीजेपी बड़े बदलाव की तैयारी में है। 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव पार्टी मनोहर लाल के नेतृत्व में लड़ेगी। इस बात पर बीजेपी के नेता अलग अलग मंचों से जोर देते आए थे। जब प्रदेश में सीएम बदलने की अटकलों ने जोर पकड़ा, तभी पार्टी नेताओं ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। मनोहर लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात तब और पुख्ता मानी जाने लगी, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का लोकार्पण करने पहुंचे थे। उन्होंने मनोहर लाल के साथ अपनी दोस्ती को याद किया और मनोहर लाल के राजनीतिक सफर की प्रशंसा की। हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। विकसित हरियाणा, विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। पीएम मोदी की तरफ से मनोहर लाल की तारीफ किए जाने के महज एक दिन बाद अचानक से पार्टी ने सबको हैरान करते हुए हरियाणा में सीएम का बदलाव कर दिया और मनोहर लाल के सीएम पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। तारीख 12 मार्च, जगह हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ये वो दिन था जब बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा में मौजूद सीएम मनोहर लाल की जगह नए सीएम को हरियाणा की कमान सौंप दी और सीएम नायब सैनी ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली। मैं नायब सिंह
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा के सीएम का बदला जाना बीजेपी की उस बड़ी तैयारी का पहला कदम था जो पार्टी ने 2024 के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख लिया था, यानी हरियाणा का विधानसभा चुनाव, और उससे भी बीजेपी को सामना करना था देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव का, जिसपे हरियाणा की 10 सीटों पर जीत पार्टी के लिए जरूरी थी। ऐसी घड़ी में पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा सीएम मनोहर लाल की सीएम पारी पर विराम लगा दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की यह भाजपा भी अक्सर अपने फैसलों से चौंका देती है। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में 9.5 वर्ष तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया। मनोहर लाल को लोकसभा का चुनाव लड़वाकर केंद्र में बुला लिया और मनोहर लाल के करीबी नायब सिंह को हरियाणा की कमान सौंप दी और भाजपा का यह निर्णय बिल्कुल सटीक बैठा। भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से न केवल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई, बल्कि पहले से भी ज्यादा सीटों से जीत दर्ज की। हरियाणा में नायब सैनी के चेहरे के साथ बीजेपी लोकसभा के चुनावी दंगल में उतरी। पार्टी का यह फैसला भले ही हैरान कर देने वाला था, लेकिन सियासी गलियारों में सीएम फेस को बदलने की मांग पहले ही जोर पकड़ चुकी थी। प्रदेश में पार्टी नेताओं को लेकर बढ़ रही एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को बीजेपी ने बहुत पहले ही भांप लिया था और पार्टी को इंतजार था तो एक ऐसे मौके का जो पार्टी के फैसले को और मजबूती दे सके। पार्टी ने भले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सीएम पद से हटाया हो, लेकिन नए सीएम के चुनाव में उनकी भूमिका को कम नहीं किया। पार्टी ने मनोहर लाल की पसंद से नायब सैनी को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी की नजदीकियों के चलते ही पार्टी ने नायब सैनी पर भरोसा जताया। दोनों ही नेताओं के बीच अपनेपन को हर खास मौके पर देखा गया। नायब सैनी ने जब पहली बार सीएम पद की शपथ ली तो उसके तुरंत बाद ही नए सीएम ने मनोहर लाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि जब नायब सैनी और मनोहर लाल संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर काम किया करते थे तो पार्टी से जुड़े कामों को लेकर मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी जो है एक ही कार में सवार होकर जाया करते थे। यह कार नायब सैनी की होती थी जिसे सैनी खुद चलाते थे। उस वक्त नायब सैनी मनोहर लाल के सहायक हुआ करते थे। इसी नजदीकी रिश्ते और विश्वास पात्र होने का फल नायब सैनी को सीएम के रूप में मिला। मार्च में हुए सत्ता बदलाव में बीजेपी आला कमान की ओर से सैनी पर दाव लगाया गया, जो कि सही साबित हुआ। हरियाणा में बीजेपी ने अपने इस फैसले से कई सियासी समीकरण भी साधे। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार गैरजाट को सीएम बनाया। दूसरी तरफ ओबीसी चेहरे का चुनाव कर पार्टी ने कांग्रेस के ओबीसी कार्ड का जवाब दिया। तीसरा, बीजेपी ने हरियाणा से जिन पहले भी राज्यों में सीएम बदला, वहां ज्यादातर राज्यों में पार्टी को जीत मिली। पार्टी ने एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में यह भरोसा जगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को हर स्तर पर सम्मान देती है। एक कार्यकर्ता से लेकर हरियाणा का सीएम बनने तक सीएम नायब सैनी का सियासी सफर भी रोचक रहा। नायब सैनी जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो शुरुआत में उन्होंने अंबाला पार्टी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करना शुरू किया था। बाद में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के महासचिव बने, फिर बीजेपी के अंबाला युवा विंग के एक्टिव मेंबर बन गए। उन्होंने पहली बार साल 2009 में अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन रामकिशन गुर्जर से हार गए। लेकिन बीजेपी की अंबाला इकाई में उन्हें ओबीसी चेहरे के रूप में पहचाने जाने लगा। इसके बाद नायब सैनी ने 2014 में नारायणगढ़ से ही दूसरी बार चुनाव लड़ा और इस बार जीत हासिल कर विधायक बने। साल 2015 से 2019 तक हरियाणा में राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी। नायब सैनी को मंत्रिमंडल में जगह देने के बाद पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया, जिसमें भी उन्हें जीत मिली। जिसके बाद नायब सैनी को सांसद रहते हुए साल 2023 में हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और इसके कुछ ही महीने बाद पार्टी ने बड़े फैसले के साथ नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा में सीएम को बदलने का फैसला पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बीजेपी ने सीएम नायब सैनी के चेहरे के साथ ही चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, साथ ही जीत की हैट्रिक लगाने का इतिहास भी बनाया। सीधे तौर पर कहा जाए तो साल 2024 सीएम नायब सैनी के लिए बड़ी सौगात लेकर आया।
और उन्हें एक ही साल में लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने का मौका भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। साल 2024 में पहली चुनावी टक्कर लोकसभा के चुनावों में देखने को मिली, जहां सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का रहा। हरियाणा में हुए लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को नई उम्मीद से भर दिया। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले कमजोर रहा। दोनों ही पार्टियों ने 10 में से 5-5 सीटें जीती। सीटों के लिए दिखा दिग्गजों का दम। 5 पर तुम, 5 पर हम। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का चला जोर, बीजेपी कैसे रही कमजोर। हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर में दोनों पार्टियों ने बराबर की सीटों पर जीत हासिल की। 10 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली तो 5 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली। हार जीत की इस लड़ाई में स्कोर बोर्ड भले ही बराबरी का रहा, लेकिन जनादेश के माने दोनों ही पार्टियों के लिए अलग अलग ये मायने थे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस ने जहां पर बड़ा कमबैक किया तो वहीं बीजेपी पुराने संख्या बल को बरकरार न रख पाई। हरियाणा में 2024 का लोकसभा चुनाव भी काफी अहम रहा। लोकसभा चुनाव में आए नतीजों ने कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने का काम किया। इन लोकसभा चुनावों में जहां कांग्रेस पार्टी ने कड़ी टक्कर देते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल करी, वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसने 2019 के चुनावों में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करी थी, उसे इस लोकसभा चुनावों में केवल 5 ही सीटें मिली, यानी भाजपा को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर इन चुनावों की अगर बात करें तो लोकसभा चुनावों में दोनों ही पार्टियों का स्कोर 50-50 का रहा। लोकसभा चुनाव में बदले समीकरण को समझे उससे पहले देखिए और समझिए कि पार्टी ने कितनी सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे और कितने प्रत्याशी पार्टी के भरोसे पर खड़े उतरे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जबकि कांग्रेस ने 10 में से 9 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस ने समझौते के तहत कुरुक्षेत्र सीट इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी को दे दी। लोकसभा के चुनावी दंगल में बीजेपी के जो 5 प्रत्याशी जीते, उनमें करनाल सीट से मनोहर लाल, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत और भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस की टिकट पर जीत कार आने वालों में प्रत्याशियों में सिरसा से कुमारी सैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, हिसार से जयप्रकाश, अंबाला से वरुण मुलाना और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम शामिल है। देखिए, नतीजा बता दिया लोगों ने। खाली पार कहने से पार नहीं होता है, काम करने से पार होता है, लोगों का मन जीतने से पार होता है। लेकिन प्रभावित तो होता है, नारों से प्रभावित तो होता है। नहीं, प्रभावित उन नारों से होते हैं जो लोगों के मन के नारे हों। खाली अपने सुविधा के नारों से प्रभावित नहीं होते। अपने आप ही घर में बैठ जाए 75 पार, तो गया 400 पार। मैंने कहा था 400 पार कहते थे, आप बार मुझे पूछते थे। मैंने कहा था वो बात सिद्ध हुई कि भाई साउथ में 7, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। वही बात हुई। हरियाणा में मैंने पहले कहा था आपको कि सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है, बीच में वोट काटू। अब वोट काटू भी खड़े थे कई, उनका मुकाबला बीजेपी या कांग्रेस से नहीं था, उनका मुकाबला था नोटा से। जितनी नोटा की वोट आई उतनी वोट आई, नोटा से मुकाबला था उनका, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। जो प्रदेश
नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में तो रिकॉर्ड की बात है ना। तो 10 साल में तो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 ला दिया, महंगाई में नंबर 1 ला दिया, कानून व्यवस्था में रोज रोज फिरौतियाँ मिल रही हैं, आप पता है मांगी जा रही है, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है प्रदेश की। और खेल खिलाड़ियों का तो कोई सम्मान नहीं, कोई नीति नहीं। कर्जे कहाँ, कर्जे में नंबर 1 कर्जे। प्रदेश जो 4 हमने पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, मेट्रो लेके आए गुड़गांव तक, बल्लभगढ़ तक, बहादुरगढ़ तक, और ये जितने सड़क के जाल बचे हुए हैं 90-95% हमारे टाइम के हैं। इसी प्रकार से कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हमने, कितने इंस्टीट्यूशन लेके आए राष्ट्रीय स्तर के, पूरे हरियाणा में फैलाव उनका हुआ, यूनिवर्सिटियां बनाई। और इन्होंने क्या किया 10 साल में? हमने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। 1 2019 में फुल, 24 में हाफ, कैसे घटा बीजेपी का ग्राफ? परत दर परत समझा जाए तो जमीनी स्तर पर एक के बाद एक घटित हुई कई चीजों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार कर दिया। इसमें कांग्रेस की कोशिशों से ज्यादा बीजेपी के फैसलों के चलते लोगों में नाराजगी की अहम भूमिका रही। फिर चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो या पोर्टल से होने वाली परेशानी या दिनों दिन बढ़ रही बेरोजगारी। मोटे तौर पर तो बीजेपी ने अपनी जीत के लिए 3 अहम फैसले लिए। पहला, चुनाव से पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़ना। दूसरा, प्रदेश में सीएम चेहरे का बदलाव करना। तीसरा, कई सीटों पर प्रत्याशियों का बदलाव करना। इन तीनों ही फैसलों ने समय समय पर लोगों को हैरान कर दिया। लोकसभा चुनाव में सीएम फेस बदलने का ज्यादा फायदा पार्टी को मिलता नहीं दिखा, लेकिन प्रत्याशियों के बदलाव का फैसला कुछ सीटों पर पार्टी के लिए सकारात्मक रहा। करनाल में पार्टी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को मौका दिया, जिन्हें करनाल में बड़ी जीत मिली। कुरुक्षेत्र में पार्टी ने नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया, उन्हें चुनाव में जीत मिली। जबकि सिरसा और सोनीपत में प्रत्याशी बदलने का फैसला पार्टी के काम नहीं आया। बीजेपी को बहुत नुकसान में बड़ी वजह लोगों की स्थानीय नेताओं से नाराजगी रही। साथ ही मंत्री विधायकों के वर्किंग स्टाइल से भी लोग खुश नहीं दिखे, जिसका सीधा असर लोकसभा के चुनाव में हुआ। बीजेपी साल 2019 के मुकाबले 24 में 5 सीटों की जीत पाई। हालांकि फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ में सिटिंग सांसदों का फिर प्रत्याशी बनाने का फायदा पार्टी को मिला और पार्टी 5 सीट पर जीतने में कामयाब रही। लोकसभा में कांग्रेस के पंच की पावर। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 2014 में पार्टी सिर्फ रोहतक सीट जीत पाई थी और 19 में वो सीट भी गंवा दी, लेकिन 24 में शानदार वापसी करते हुए कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस ने इस पंच की पावर कैसे बढ़ी, इसे देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी से नाराज लोगों को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब रही। बीजेपी सरकार की नीतियों को कोसने के साथ ही कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को भी मजबूती से रखा, जिसमें लोगों को राहत की बात दिखी। इसके साथ ही कांग्रेस ने जाटों किसानों के वोटों को बांटने नहीं दिया और इसका फायदा 5 की 5 सीटों पर कांग्रेस को मिला। सिरसा और रोहतक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों की राजनीति फैट कम कर गई। कांग्रेस सांसदों में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा सबसे बड़ी लीड के साथ जीते और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंसानियत की जीत हुई। जो पिछले कई वर्षों से जो आपने देखा होगा कि पिछली बार हम चुनाव हारे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे और दिन रात लोगों के बीच में जाकर इंसानियत की, प्रदेश को आगे लेके जाने की हमने लड़ाई लड़ी। और इस बात की मुझे इतनी बेहद खुशी है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हर वर्ग का मुझे आशीर्वाद मिला। एससी समाज के लगभग 100% बूथों पे लोगों के आशीर्वाद से बढ़त मिली। जो सबसे बड़ा अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है,
हरियाणा का कोसली विधानसभा क्षेत्र, जगदीश जी वोरा बैठे हैं, वहाँ से भी इस बार बढ़त मिली। जो सबसे बड़ा पंजाबी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का रोहतक विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से बढ़त मिली। लगभग पहरावर ब्राह्मणवाद से लेके कुंदरावली देवर खाना तक लगभग ब्राह्मण बहुल्य जो गांव हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, जो ब्राह्मण समाज के, उन पे हमें बढ़त मिली। जो गुजर समाज के बहुल्य गांव हैं उनमें बढ़त मिली। राजपूत समाज के बहुल्य गांव हैं 19 उसमें 13 में बढ़त मिली। बैकवर्ड समाज में हमें आशीर्वाद दिया। हर वर्ग, मैं समझता हूं कि छत्तीस बिरादरी ने एक आशीर्वाद दिया। कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले भले बेहतर रहा हो, लेकिन पार्टी ने टिकट बंटवारे में कोई चूक और गुटबाजी का खामियाजा भी भुगतता पार्टी नेताओं की माने तो। टिकटें अगर सही उम्मीदवारों को दी जाती तो पार्टी और सीटों पर जीत का दम भी रखती थी। मेरे ख्याल से बादशाहपुर और गुड़गांव को छोड़ के सब जगह जो परिणाम है वो उम्मीद से ज्यादा अच्छे रहे। और राज बब्बर जी का व्यवहार ठीक था, और मैं समझता हूं कि जो कड़ी मेहनत हम लोगों ने करी है, अगर इनको टिकट देना ही था 1-1.5 महीने का इनको समय दिया होता। दूसरा, जातीय समीकरण जो है इनके पक्ष में नहीं था। मैं अगर पिछली बार 5 लाख वोट अगर ले गया था विपरीत परिस्थितियों में, अगर मुझे टिकट दे दी होती और वहां किरण चौधरी को टिकट दे दी होती तो दोनों सीटें निकलनी थी। हालांकि दान सिंह कोई खराब चुनाव नहीं लड़े वहां, लेकिन उनके खिलाफ भी जातीय समीकरण था। हरियाणा के क्षेत्रीय दलों के लिए साल 2024 एक के बाद एक कई झटके लेकर आया। पहले जेजेपी का सत्तारूढ़ पार्टी से गठबंधन टूटा, फिर अकेले पार्टी चुनाव में उतरी। जेजेपी 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई। किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने वाले और किसान के बल पर चुनाव लड़ने वाले अभय चौटाला का भी इस चुनाव में बुरा हाल हुआ। बड़े नफे नुकसान वाले इस लोकसभा चुनाव ने एक तरफ जहां कांग्रेस में नई जान फूकी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को विधानसभा चुनावों के लिए सतर्क कर दिया। हरियाणा में साल 2024 बीजेपी की हैट्रिक के नाम रहा। प्रदेश में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा। लोकसभा चुनाव में जो कमी रह गई थी, विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने उसे पूरा किया और बहुमत वाले जनादेश के साथ नायब सरकार फिर सत्ता में लौट आई। बीजेपी का फॉर्मूला है, हरियाणा में मिली हैट्रिक, बहुमत का जनादेश, हरियाणा में विजय विशेष। साल 2024 में 8 अक्टूबर का दिन हरियाणा बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा। दिन भर चली मतगणना में बीजेपी को जीत का जनादेश मिला और हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा दी। वो भी तब जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के अनुमान हर ओर दिखाई और सुनाई दे रहे थे। हम सबने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है।
हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। कार्यकर्ताओं के अथाक परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो, ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। साल 2024 हरियाणा प्रदेश में भाजपा की हैट्रिक के नाम रहा। प्रदेश में कभी 2 सीटों पर रही भारतीय जनता पार्टी 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। बीजेपी की हैट्रिक से पहले चुनावी दंगल में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से कई सियासी दांव खेले गए, लेकिन इन तमाम दावों पर कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति भारी पड़ती नजर आई। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37 और आईएनएलडी को 2 सीटें मिली। 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते, जबकि बीजेपी की सरकार में सहयोगी रही जेजेपी खाता तक नहीं खोल पाई। नायब सैनी की अगुवाई में मिली इस जीत का जश्न भी शानदार रहा। सीएम नायब सैनी के दूसरे शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
हरियाणा में एक समय पर सिंगल डिजिट में रही बीजेपी के लिए हैट्रिक तक का सफर आसान नहीं था। साल 2000 में बीजेपी के हरियाणा में सिर्फ 6 विधायक थे। ये संख्या भी 2005 में घटकर 2 हो गई, जबकि 2009 के विधानसभा चुनाव में 4 ही विधायक जीत पाए। लेकिन 2014 में केंद्र के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी का सिक्का चला और पहली बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। दूसरी बार 2019 में बीजेपी गठबंधन के साथ सत्ता में लौटी और अब तीसरी बार अकेले दम पर बीजेपी ने हैट्रिक मारी है। पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, ये उसका नतीजा है कि आज हम हरियाणा हो चाहे देश का मिजाज हो, वो हम देखते हैं वो मोदीमय है। और यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी ने बड़ी जीत के लिए हर कदम सही गणित के साथ रखा। लोकसभा में मिली निराशा के बाद बीजेपी में मंथन कर सुधार की संभावनाओं को तलाशा और नपे सधे अंदाज में उसे तराशा भी गया। बीजेपी के ऐसे कई बड़े फैसले थे जिन्होंने पार्टी की जीत के फासले को कम कर दिया। पार्टी ने प्रदेश में सीएम फेस को बदलकर एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को कम कर दिया। साथ ही नायब सैनी को चुनाव प्रचार के दौरान ही पार्टी का सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया। बदलाव की ये लहर टिकट बंटवारे में भी जारी रही। पार्टी ने 25 सीटों पर मौजूदा विधायकों की जगह नए उम्मीदवारों को मौका दिया। वहीं पार्टी अपने मैनिफेस्टो से भी लोगों को लुभाने में कामयाब रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी के स्लोगन भरोसा दिल से बीजेपी फिर से को हकीकत में बदल दिया। बीजेपी ने जिन 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलकर दांव लगाया, उनमें से 16 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी बदले हुए समीकरणों के साथ बीजेपी पुरानी 27 सीटें बचाने में कामयाब रही और 20 से ज्यादा नई सीटों पर भी कब्जा किया। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की सेंध मारी। विधानसभा चुनाव में बड़े फैसलों के साथ बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट पर भी काम किया, जिससे छोटी छोटी इकाइयों के दम पर बीजेपी जीत के बड़े आंकड़े तक पहुंच पाई। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट वोटों को बड़ी चतुराई से साधा है। इसका असर ये हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सोनीपत की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस की हार हो गई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाराज नेताओं को मनाना बड़ी चुनौती रही, लेकिन बीजेपी सभी नेताओं को आखिर तक साथ रखने में कामयाब रही। बीजेपी के वोटर्स में बड़ा हिस्सा महिलाओं और युवाओं का रहा, जिन्हें बिना पर्ची खर्ची वाली नौकरी खूब भाई। साथ ही 500 रुपए में सिलेंडर और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने जैसी योजनाओं ने भी अपना प्रभाव डाला। बीजेपी की इस दमदार जीत का असर सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी ने हरियाणा से मिले उत्साह को महाराष्ट्र चुनाव में जान फूंकने के लिए भी इस्तेमाल किया और अब बीजेपी हरियाणा की प्रभावशाली योजनाओं के साथ दिल्ली के दंगल में भी उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साल 2024 में हरियाणा में 2 चुनावी दंगल हुए। दोनों के ही नतीजों ने हरियाणा समेत पूरे देश को हैरान कर दिया। पहला चुनाव लोकसभा का रहा, जहां कांग्रेस ने रूलिंग पार्टी को कड़ी टक्कर देकर 5 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव की चमक हरियाणा कांग्रेस विधानसभा चुनावों तक बरकरार नहीं रख पाई और कांग्रेस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जीती जिताई बाजी हार गई। हरियाणा में अपनी सरकार की वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगा, लेकिन कांग्रेस ने इस हार से भी सबक नहीं लिया। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में गुटबाजी इस कदर हावी है कि अब तक कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष तय नहीं किया है। कांग्रेस को ले डूबा ओवर कॉन्फिडेंस। हरियाणा में लगातार कांग्रेस की तीसरी हार। कई गुटों में रहे टूटे, फिर सत्ता से चूके। चुनाव में नौकरियों का लगाया रेट, कांग्रेस करती रह गई जीत का वेट। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सियासी खेला किसी के साथ हुआ तो वो थी कांग्रेस, जिसने जीत के जश्न की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस कार्यालय पर बैंड बाजे वाले खड़े थे,
जलेबियां तैयार थी और कार्यकर्ता भीड़ लगा करके नतीजे का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उत्साह ये उल्लास कुछ ही घंटों में ठंडा हो गया। खुशी की जगह सन्नाटे ने ले ली। देखते ही देखते चुनावी नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिल गया और कांग्रेस के हाथ से जीती जिताई बाजी निकल गई। फिल्मी अंदाज में कहा जाए तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और अगर जीती जिताई बाजी कोई हार जाए तो उसे कांग्रेस की गुटबाजी कहा जाता है। साल 2024 में भी कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाने की तैयारी तो कर ली, लेकिन जश्न मनाने का मौका कांग्रेस को नहीं मिला। यानी कि जीत का मौका कांग्रेस के हाथ तो लगा, लेकिन मुंह न लग पाया। और तीसरी बार भी कांग्रेस का सत्ता से बनवास गुटबाजी के चलते बरकरार रहा। हरियाणा कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव की हार को स्वीकार कर पाना किसी सदमे से कम नहीं था। लोकसभा में रूलिंग पार्टी को बराबर की टक्कर देने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनाव में चित हो गई। राजनीति के जानकारों और पूर्व अनुमानों ने कांग्रेस को जीत का सेहरा तक पहना दिया था। एग्जिट पोल तक में कांग्रेस के करीब 60 सीटें दिखाई जा रही थी। ऐसे में हरियाणा के चुनावी नतीजों का रुख किन कारणों से बदला, ये समझना जरूरी है। गुटबाजी का खेल जारी, कांग्रेस चुनावी बाजी हारी। कांग्रेस की गुटबाजी हर बार की तरह कांग्रेस की हार का बड़ा कारण रही। बगैर संगठन के चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस के टिकट बंटवारे में भी गुटबाजी हावी रही। जहां एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवारों का रहा तो दूसरा गुट शैलजा के उम्मीदवारों का। तो वहीं कुछ प्रत्याशियों को आला कमान की पसंद बताया गया। इसका नतीजे से ये हुआ कि शैलजा खेमे में नाराजगी बढ़ गई और स्थानीय नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों का साथ ही नहीं दिया। कांग्रेस का अगर संगठन होता तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने में कोई रुकावट नहीं थी। कांग्रेस 10 साल से भी ज्यादा समय से हरियाणा में कोई कांग्रेस का संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी। Who is responsible for that? कांग्रेस खुद रिस्पॉन्सिबल है। State leadership or the party high command? भाई स्टेट लीडरशिप अगर आपस में इसी बात पे लड़ेगी कि हमारे को संगठन नहीं बनने देना, और कुछ लोग यही वकालत करेंगे कि बिना संगठन भी हम मजबूत हैं, तो फिर कहाँ पार्टी है? ऐसे तर्क रखे जाते हैं क्या? रखे जाते हैं, रखे गए थे। अच्छा। हाँ, और पार्लियामेंट की जब 5 सीटों पे जीत मिल गई 10 में से, तो तब तो इस तर्क को इसका समर्थन भी किया गया, इस तर्क का कि देखा कि कोई जरूरत नहीं है संगठन की। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आते आते रुकी है, तब ये महसूस हुआ कि संगठन होता तो ये बात नहीं, संगठन होता और संगठन से किसी ना किसी रूप में जुड़े होते, तो मैं ये कह सकता था कि जिसको बगावत बोलते हैं, रेबल कैंडिडेट्स, और जिसको कहते हैं कि पार्टी को नुकसान कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो हो ही नहीं सकते थे। यानी मॉरली तो ये होता है कि जो ही कोई इतनी ऐसी हार हो जाती है तो जो मुखिया होता है वो यही कहता है कि मैं हार का जिम्मेदार हूँ और मैं इसका इस्तीफा भी देता हूँ। इस तरह ये प्रभारी जी ने भी कहा और अध्यक्ष जी ने भी बोलना चाहिए था ऐसा, नहीं बोला। क्योंकि नहीं बोला कि बात छोड़ो आप, मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल राजनीति में एक अच्छे जेस्चर होते हैं। ये मैंने शुरू में एक बात कही, यंग मिलना चाहिए कि जितना जल्दी फैसला पार्टी करे संगठन के बारे में, उतना ही पार्टी के हित में है। हरियाणा में कांग्रेस अभी भी बहुत मजबूत है, इसको वाइब्रेंट बनाना है। नेता प्रतिपक्ष को युवा होना चाहिए। मैंने बता दिया, नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष हो, ये फैसले तो हाईकमांड ने करने हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, ये जल्दी कर दें। कई बातें ऐसी होती है कि सब शेयर नहीं कर सकता। बाकी मेरे पर जो आरोप लगाते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, यस कबीरा जग में मुझसे बुरो ना कोई। सर, आपकी नजर में हार के क्या कारण रहे? कांग्रेस कह रही थी लगातार हम जीत रहे थे, हार के क्या कारण? ये डे टाइम रोबरी जो की भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा जाता है, जो चुनाव के नतीजे ईवीएम को उन्होंने जो प्रभावित करते हुए किया है, दैट इज अ मेजर कोज। 50% से भी ज्यादा सीटों जो हैं कांग्रेस का जो मार्जिन बन रहा था
और 10-15 सीटें हमारी जरूर से मैं कहूंगा कि हमारी टिकटों का जो वितरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कहीं न कहीं जगह पे हम लोग कुछ कमजोर रहे। कांग्रेस में कलह का दस्तूर, नेता रहे दूर दूर। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से के सीएम फेस को लेकर के छिड़ी आपसी जंग ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया। पार्टी ने चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हेड तो दिया, लेकिन सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया। वहीं दूसरी ओर सीएम पद का दावा करने वाली कुमारी सैलजा की चुनाव कैंपेन से दूरी का खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। संगठन का अभाव रहा, ये मैंने पहले भी माना, सार्वजनिक रूप से माना, आप लोगों के सामने माना मैंने कि संगठन का अभाव तो रहा है। अब इसको मैं छुपाऊं भी कैसे, ये तो है एक कमी रही है। चुनाव के दौरान भी काफी गुटबाजी देखने को मिली उसी तरह। अब देखो इस तरह की बातें, उसको गुटबाजी को, सब अपने अपना क्षेत्र, अपने अपने उसके लिए सब काम करते हैं, सब अपनी आवाज उठाते हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा। अब कई कुछ ये बातें तो हैं कि इतनी सीटें हम क्यों हारे, कहाँ पर बागी भी खड़े हुए, क्या कारण था, सीटें कई जगह कही जा रही हैं। मैं तो ये कहूंगी कि प्रभारी जी ने खुद कहा कि कितनी बोली, जितनी भी उन्होंने अच्छा फिगर बोला है उन्होंने, जितनी भी बोली है उन्होंने, खुद प्रभारी जी कह रहे हैं इतनी सीटें गलत बांटी है। भाई आगे हम क्या बोले। बागियों ने बिगाड़ा खेल, कांग्रेस फिर फेल। कांग्रेस की नैया डुबोने वालों में कांग्रेस के बागी सबसे आगे रहे। पार्टी ने आखिरी मौके तक टिकटें जारी नहीं की थी ताकि पार्टी में विरोध को कम किया जा सके, लेकिन अपनी इस कोशिश में भी कांग्रेस नाकाम रही। 19 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के बागी नेता उतरे और हार जीत के समीकरण ही बदल गया। बागियों के चलते कांग्रेस को करीब 13 सीटें गंवानी पड़ी। नौकरी का कोटा, फिर भी वोटों का रहा टोटा। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के वो बयान भी खूब वायरल हुए, जहां प्रत्याशियों ने जनसभाओं में वोट के बदले नौकरियों का कोटा गिनवाया। कांग्रेस विधायकों की ये बयानबाजी पार्टी पर बैकफायर कर गई। लोगों ने चुनाव में कोटे के बदले बिना पर्ची खर्ची को चुन लिया। का भी हिस्सा होगा, और जब सरकार के अंदर संघ का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को कैंपेन का आधार बनाया था वो भी कारगर नहीं रही। हरियाणा में किसानों का मुद्दा हो या अग्निवीर योजना का जवानों की पेंशन स्कीम, जिनके बूते कांग्रेस लोगों को अपने पाले में करने का दम भर रही थी, पर चुनावी दंगल में कांग्रेस का ये दाव भी काम नहीं आया। गलतियों से सीखने का दस्तूर कांग्रेस शायद भूल ही बैठी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद भी नेताओं ने सबक नहीं लिया और अभी गुटबाजी के दलदल में फंसी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। चुनावी नतीजों से कई महीने बीत गए हैं, विधानसभा 2 सत्र बीत गए और अब साल भी, लेकिन अभी हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष का इंतजार है। क्यों, कोई नई बात है क्या? ये अभी होगा, पार्टी ने प्रस्ताव करके दे रखा है कमांड को, बन जाएंगे। ये अब ये कौन सवाल उठा रहा है इस बात? कोई इनफाइटिंग है क्या सर? कोई इनफाइटिंग नहीं। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया था। ज्यादातर चाहते हैं कि आप ही बने नेता प्रतिपक्ष, फिर भी सवाल इस बात का कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड पे छोड़ रखा है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नई बात नहीं है, लेकिन 2024 की हार कांग्रेस को हमेशा सताती रहेगी। जब पार्टी ने लगातार तीसरी बार हार का स्वाद चखा, वो भी तब जब पार्टी जश्न की तैयारियों में थी।
हरियाणा में किसानों का जिक्र ना हो तो हर बात अधूरी रहती है। साल 2024 में भी किसानों का आंदोलन प्रभावी रहा। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर किसान लगातार 11 महीने खनौरी बॉर्डर पर डटे रहे। साथ ही कई बार शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश की। इस बीच कई घटनाओं से किसानों ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। देखिए किसानों के आंदोलन का एक साल। सरकार बनाम किसान, एमएसपी कानून की मांग। हरियाणा बना आंदोलन की धुरी, पुरानी मांगों के लिए नया आंदोलन। 2020 से शुरू हुई किसानों की लड़ाई 2024 में भी जारी रही। किसानों ने अपने इस आंदोलन के लिए हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर को चुना, जहां फरवरी 2024 से लेकर अब तक किसानों का पक्का मोर्चा लगा है। किसान बॉर्डर पर अडिग हैं और सरकार से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। 2024 ने साल भर किसानों की परीक्षा ली। फरवरी शुरुआती माह में किसान बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। कई बार दिल्ली जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। भले ही किसान दिल्ली ना पहुंच पाए हों, लेकिन उनकी मांगे केंद्र और अदालत तक पहुंची। बैठकों और सुनवाई का दौर जो है वो साल भर जारी रहा। दिसंबर माह में फिर से आंदोलन ने जोर पकड़ा और किसानों ने देशवासियों को उस वक्त की याद दिलवा दी जब केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। अब किसान सरकार से एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने तो 24 फसलों पर एमएसपी खरीद की अधिसूचना जारी कर किसानों को बड़ी राहत दे दी है, लेकिन केंद्र की तरफ से एमएसपी गारंटी कानून की पहल नहीं की गई है। लिहाजा किसान आंदोलन की यह हुंकार भले ही हरियाणा को सुनाई ना दी हो और आंदोलन में हरियाणा के किसान सीधे तौर पर शामिल ना हुए हों, लेकिन आंदोलन का असर हरियाणा के शासन और प्रशासन पर साल भर होता रहा है। किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जुटे तो हरियाणा पुलिस प्रशासन को भी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए आगे आना पड़ा और एक बार फिर हरियाणा बॉर्डर के किसान और जवान आमने सामने दिखाई दिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। ये गारंटी, ये बात पंजाब की सरकार भी वहाँ के किसानों को कहे, दिल्ली की सरकार भी कहे, कांग्रेस की हिमाचल सरकार कहे, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार कहे, कांग्रेस की तेलंगाना सरकार कहे, राजनीति न करे। 2024 के संघर्ष ने उस वक्त रफ्तार पकड़ी जब 12 फरवरी को किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच करीब 5 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही और 13 फरवरी को किसान बड़ी संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन सुरक्षा बलों की बैरिकेडिंग की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। 13 फरवरी के बाद एक बार फिर से 21 फरवरी को पुलिस और किसानों में टकराव हुआ, जिसमें भटिंडा के शुभकरण की मौत हुई। इसके साथ ही कई किसान गिरफ्तार भी हुए। अब किसानों की गिरफ्तारी का गुस्सा रेलवे ट्रैक पर उतरा और किसान 17 अप्रैल को रेलवे ट्रैक को जाम कर किसानों की रिहाई की मांग करने लगे। साल 2024 में ही बॉर्डर से शुरू हुई लड़ाई पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सबसे पहले लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देकर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने को कहा, लेकिन सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के क्रम के बीच एक मध्यस्थता कमेटी का गठन किया गया और समाधान करने के निर्देश दिए गए। इस कमेटी ने 10 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह कहा गया कि आंदोलन करने वाले किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। कमेटी जहां अपना काम कर रही थी, वहीं 18 नवंबर को फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया और इस बार दिल्ली कूच के लिए तारीख तय की गई 6 दिसंबर। लेकिन 6 दिसंबर का दिन आता उसके पहले ही 26 नवंबर को किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी और इस घोषणा के कुछ समय बाद ही खनौरी बॉर्डर से जगजीत डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन किसानों के बढ़ते रोष को देखकर पुलिस ने डल्लेवाल को रिहा किया। अस्पताल से लौटे डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर पर औपचारिक रूप से आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇगा। डल्लेवाल की गिरफ्तारी और अनशन ने आंदोलन में जान फूंक दी। एक तरफ खन्नौरी बॉर्डर पर किसान नेता का अनशन जारी रहा, तो दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसानों ने दिसंबर महीने में 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मजबूती के सामने तीनों ही बार किसान दिल्ली कूच में नाकाम रहे और तीनों ही बार किसानों ने दिल्ली कूच को टाल दिया। किसान भले ही दिल्ली ना पहुंच पाए हों, लेकिन उनकी मांग देश भर तक पहुंची। जहां किसानों ने आंदोलन के जरिए सरकार से सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाए जाने की मांग की, जिसमें कीमतें C2+ 50% फॉर्मूले के अनुसार तय की जाएं। दूसरी मांग गन्ने का FRP और SAP स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार दिया जाए। किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी हो। किसानों की मांग है कि भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर किसानों की फसलों की खरीद हो। किसानों और 58 वर्ष से ज्यादा उम्र के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करे। भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्यों को दिए गए केंद्र सरकार के निर्देश को रद्द करे। मनरेगा के तहत हर साल 200 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराए। मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन हो। कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन कर फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार हो। संविधान की 5वीं अनुसूची का क्रियान्वयन हो। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग। पिछले दिल्ली आंदोलन की अधूरी मांगों को भी पूरा किया जाए। इन मांगों के साथ किसानों ने दिल्ली कूच के असफल प्रयास के बाद 16 मार्च को पंजाब के अलावा ज्यादातर राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालकर लोगों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद 18 दिसंबर को पंजाब में किसानों ने रेलवे फाटक को भी रोका। किसानों ने अलग अलग तरीके से अपनी मांग को मनवाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन साल भर के बाद भी किसान और सरकार के बीच बात बनती हुई नहीं दिख रही है। बड़े बड़े आंदोलनों की ताकत देश ने कई बार देखी है, लेकिन संघर्ष का लगातार बने रहना किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। एक तरफ किसान अपनी जमीन और किसानों से दूर हैं, तो वहीं बॉर्डर के आसपास बसे परिवार आंदोलन के चलते अपनी रोजी रोटी के छिन जाने के डर में हैं। बॉर्डर पर खींची दीवारें रोजाना लोगों का रास्ता रोकती हैं, यानी अलग अलग वर्गों की अपनी अपनी लक्ष्य से दूरियां बड़ी दरार बने, उससे पहले ही समाधान ढूंढना किसान और सरकार दोनों के लिए जरूरी है। साल 2024 की विदाई से पहले ही हरियाणा की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे ओपी चौटाला को 20 दिसंबर के दिन दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2024 की विदाई से पहले ही हरियाणा की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। लंबे समय से बीमार चल रहे ओपी चौटाला को 20 दिसंबर के दिन दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने सारी अपनी उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, राजनीतिक, पारिवारिक, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं आया। हमेशा बहुत हौसले के साथ आगे बढ़े
और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। जब मुख्यमंत्री के पद पे थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण। दूर जाने की जरूरत नहीं, जिस गुड़गांव में खड़े हो, जिस हॉस्पिटल के आगे तुम खड़े हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन, उन्होंने ही ये फैसला किया। गुड़गांव को जितनी भी तरक्की है सारी उन्हीं की देन। केवल मैंने अपना पता नहीं पाया, पूरे प्रदेश के मतलब शान जो पब्लिसिटी है, लेकिन हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और उनकी जो मन की जो बातें थी उनको 5 बार के सीएम रहे ओपी चौटाला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में आमो खास सिरसा के तीजा खेड़ा फार्म हाउस पहुंचे, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई दिग्गज ओपी चौटाला के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ओपी चौटाला के साथ अपनी यादों को ताजा भी किया। के आशीर्वाद से मुझे समझ आया कि प्लीडर का पी हटा दो। मैंने कहा मैं प्लीडर हूं, का पी हटा दो। और जो यात्रा शुरू की, मेरा हाथ पकड़कर, अर्थबल देकर, दर्शन देकर 9th लोकसभा में निर्वाचित करवाकर, मंत्री पद देकर, मैं भूल नहीं सकता। जब भी मौका मिला मुझे आशीर्वाद मिला। राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया। कुछ भी हालात हो, किसान हित और ग्रामीण विकास को नहीं छोड़ा। कराया, आपको भी कराया। शासन और व्यवस्था किसान के प्रति क्रूर होती है, पर यह निश्चित कर दिया देश में उन्होंने कि देश का उत्थान, प्रगति, शांति, विकास किसान के विकास से जुड़ा हुआ है, गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने मेरी चिंता नहीं की। जब पहली बार राज्यपाल के बाद उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, इन्होंने जो दार्शनिक रूप अपनाया, संकट झेले, व्यवस्था की क्रूरता देखी, वो एक प्रासंगिक है कि किसान को चुनौती कोई भी दे देता है, सब एकत्र हो जाते हैं। ये संकल्प लेने का कि आप और आप जैसे चौधरी देवीलाल बात करो, उनसे पहले से करो। उन्होंने हमें एक पाठ पढ़ाया, रास्ता कठिन होगा, लोग बेवजह समस्याएं पैदा करेंगे, आपके कीर्तिमान को सही रूप से नहीं मानेंगे, पर निश्चित लक्ष्य है किसान और ग्रामीण, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। विकसित भारत का सपना किसान के खेत से निकलेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बिना हरियाणा की सियासत की कहानी अधूरी है। वे सबसे अधिक 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक बने,
5 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुने गए। 1970 में पहली बार चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए। राज्यसभा के सदस्य रहे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 12 अप्रैल 1998 को उन्होंने अपने पिता चौधरी देवीलाल के मार्गदर्शन में इनेलो रूप पौधा लगाया, जो आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। पिता चौधरी देवीलाल की पाठशाला में रहकर उन्होंने राजनीति का क ख ग सीखा। साल 2024 ने जाते जाते हरियाणा की राजनीति को एक बड़ा झटका दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन से हरियाणा की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। ओपी चौटाला ने 2024 में दुनिया को अलविदा कह दिया। ताऊ देवीलाल की विरासत को दशकों तक संभालने वाले ओपी चौटाला के निधन से देश प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई और हर आमो खास की जुबान से ओम प्रकाश चौटाला की जिंदगी से जुड़े किस्से एक बार फिर से सुनाई दिए। ओपी चौटाला ने अपने राजनीतिक सफर कई मुश्किल दौर देखे, लेकिन कभी निराश नहीं हुए। ओपी चौटाला के राजनीतिक जीवन में कई घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। फिर वो महम में हुए हिंसा का मामला हो या गांव कंडेला में चली गोलियां या फिर जेबीटी जैसे घोटालों में ओपी चौटाला को सजा मिलना हो, इन सभी घटनाओं ने हरियाणा की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। इनके बावजूद कार्यकर्ताओं का उन पर भरोसा और लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की हाजिर जवाबी याददाश्त का कोई सानी नहीं था। वे भीड़ में से छोटे कार्यकर्ता का नाम भी पुकार लेते थे। प्रशासन पर उनकी गजब की पकड़ थी। उन्होंने हमेशा ही राजनीति को जन सेवा के जरिए माना। इसी का एक मिसाल था ओपी चौटाला द्वारा शुरू किया गया सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, जिसमें ओपी चौटाला खुद गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और अधिकारियों से मौके पर जवाब भी मांगते। कार्यक्रम के बाद तो अफसर कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं रखते थे। किसानों के नेता कहे जाने वाले ओम प्रकाश चौटाला ने महम विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे गांव में खड़े हैं जिसे ओम प्रकाश चौटाला सबसे शुभ मानते थे। हम बात कर रहे हैं महम चौबीसी के सबसे छोटे गांव इंदरगढ़ गांव की। यहां पर ओम प्रकाश चौटाला अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते थे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो पुरानी यादें हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी तेज सिंह। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, सबको छोड़कर चले गए हैं। इस गांव की यादें उनसे कैसे जुड़ी हुई? इस गांव से यूं जुड़ रही थी कि उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा था और दोनों वो चौटाला हमारे गांव को शुभ मानता था। और यहाँ हमारे गांव में उस टाइम पर आबादी भी कुछ कम थी, लेकिन हमने एक वोट और एक नोट पूरे गांव ने उसका समर्थन किया था और उन्हें अच्छे काम किए। हमारी जैसे नाली वगैरह भी पक्की थी, उन्हें बल्कि चौपाड़ में आन के और गांव में हमने शिकायत की, उसी टाइम पे हमारी बल्कि नाली भी पक्की कर दिए थे। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे चौटाला, इसने चौटाला बड़े काम करे। साइकिल कुछ भी नहीं, साइकिलों के टोकन होया करते थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए इस परिवार ने। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला ने सुना है कि एक रैली में चैलेंज किया था कि सबसे जो उनका करीबी गांव है वो इंदरगढ़ गांव है। कैसे लकी मान, क्या थी वो? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सीएम बने जी, इलेक्शन का दौर था, वो कई रैली करी थी। जब भी उन्हें ये कहा कि इंदरगढ़ गांव मेरा एक छोटा सा गांव है और उसमें मेरे खिलाफ एक भी वोट तोड़ के दिखा दो, अगर मेरा 100% मेरे वोट है तो गांव ने 100% ही वोट दिए थे। एक वोट एक नोट दे करके उनका पगड़ी पहना उनका स्वागत किया। और हमारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गाँव के अंदर बहुत अच्छे काम करे। इलेक्शन के दौर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ आए तो गांव ने डिमांड करी कि जी हमारे गांव में मंदिर में वो नहीं है लाउड स्पीकर, तो तुरंत लाउड स्पीकर उसी 2 घंटे में अंदर 2 घंटे में हमारे मंदिर में टंगवा दिया था जी। तो पूरी सभा में चैलेंज किया? हाँ बिल्कुल, पूरी सभा में चैलेंज किया और 2 घंटे के अंदर हमारे मंदिर के अंदर चालू हो गया था जी। तो हमारे गांव के में इतने अच्छे काम करे जिसकी कोई हद नहीं है जी। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चौधरी देवीलाल की विरासत को दशकों संभालने वाली ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी के बुरे दौर में भी अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया।
इनेलो भले ही बीते 3 विधानसभा चुनाव में खास प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन ओपी चौटाला की सियासी सूझबूझ ने पार्टी का हौसला बनाए रखा। अब इनेलो लार्जर पार्टी से एक विधायक पर सिमट गई, तो ओपी चौटाला ने खुद पूरे हरियाणा में यात्रा तक निकाली। ना उम्र का तकाजा, ना संख्या बल में कमी से निराशा, ओपी चौटाला जहां भी दिखे पूरे जोश में दिखे। ओपी चौटाला की यही छवि उनके जाने के बाद भी उनके चाहने वालों के लिए उनके दिलों में बनी हुई है और हमेशा रहेगी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो ये था 2024 में हरियाणा का सियासी सफर। हमारे खास कार्यक्रम में आप इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। – 2024 की ये यात्रा विशेषज्ञों के नजरिए से कैसी रही, ये जानने की कोशिश की है इंडिया न्यूज हरियाणा के इनपुट एडिटर विपिन परमार ने, जिन्होंने खास बातचीत की है वरिष्ठ पत्रकार हितेंद्र राव से, जिन्होंने दशकों तक हरियाणा की सियासत को करीब से देखा है। साल 2024 को अलविदा कहने का और 2025 का स्वागत करने का, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसने कि 2024 में इतने इवेंट्स, इतनी हैपनिंग्स या इतनी स्टोरीज, न्यूज स्टोरीज एज अ जर्नलिस्ट हमने देखी, कई बार इतिहास भी बनते देखे। ऐसे में उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम हैपनिंग्स को दोबारा से आपके सामने लाने के लिए मेरे साथ इस समय सर हितेंद्र राव सर मौजूद हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के। सर, आपने 3 दशक दिए हैं पत्रकारिता के हरियाणा में, आपने कई चीजें भी देखी होंगी जो कि शायद आपने सोचा होगा कि ये दोबारा नहीं हो सकता, ये पुनः नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 2024 का साल ऐसा रहा जिसकी शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। किसान आंदोलन हुआ 2024, 13 फरवरी 2024 से। किस तरीके की शुरुआत रही साल? हाँ विपिन, ठीक कह रहे हैं आप कि किसान आंदोलन जो है, जो सेकंड फेज जिसको कह सकते हैं, वो 2024 में स्टार्ट हुआ था। आई थिंक फरवरी में स्टार्ट हुआ था और ये कंटिन्यू किया कुछ फॉर कपल ऑफ वीक्स एंड ऑल, बट उसके बाद ये एक तरह से ठंडा हो गया ये और क्योंकि ये इलेक्शन से पहले शुरू हो रहा था तो इसका लग रहा था कि इलेक्शंस पे कोई भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं लगा हमें लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इवेंट जो हरियाणा के, अगर आप देखा जाए साल 2024 में जो हुआ, वो था असेंबली का इलेक्शन, जिसमें बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को फेस करके इलेक्शंस में जा रही थी और ये जनरल फीलिंग थी कि इस बार चेंज होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा, कांग्रेस लग रहा था कि आएगी पावर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक एंटी क्लाइमैक्स हुआ आखिर में, कांग्रेस जो है 9 सीटों से रह गई और बीजेपी को कंप्लीट मेजॉरिटी मिली, जो कि उन्हें 2000 उतनी सीट्स मिली जितनी 14 और 19 में भी नहीं मिली थी उन्हें। तो ये एक एंटी क्लाइमैक्स था, वो जो कि काफ़ी एक बड़ी डेवलपमेंट थी एंड जिससे काफ़ी पॉलिटिकल और कई कैलकुलेशंस जो है अपसेट हुई हरियाणा में, और एक तरह का एक शॉक और सरप्राइज था फॉर मेनी पीपल। सर, आपने अपने तमाम 3 दशकों की पत्रकारिता में कई सीएम बदलते देखे होंगे, टेन्योर के दौरान भी बदल जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सीएम चेहरा बदल देना, मनोहर लाल उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाकर जो है नायब सिंह सैनी को बदला गया, बड़ा पॉलिटिकल रीशफल था। सर, किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी थी ये कि लोकसभा से पहले वो बदलना चाह रहे थे चेहरा, और नज़र में उनकी विधानसभा थी, क्योंकि जो जनरली ये फील किया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी कई बार पार्टी के खिलाफ नहीं होती है, चेहरों के खिलाफ होती है, जो चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर्स है। जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि मिनिस्टर्स हार गए, इस बार भी इलेक्शन हार गए सारे मिनिस्टर्स, और 19 में भी यही हुआ था कि सारे मिनिस्टर शायद विज और बनवारी लाल के अलावा सारे हार गए थे। तो बीजेपी को भी ये अंदाज़ा था कि ये 10 साल हो गए हैं और लोगों में एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लोग थोड़े से उसी फेस को देख देख के शुभ हो जाते हैं, तो दे वांटेड टू चेंज अ फेस। और मनोहर लाल जी की सिफारिश पे नायब सिंह सैनी को इन्होंने वो दिया
ये मौका दिया कि वो लीड करें स्टेट को, और मनोहर लाल जी को भी एक ऑनरेबल एग्जिट दिया उन्होंने। एमपी का इलेक्शन लड़वा दिया, वो जीत गए और यूनियन मिनिस्टर बना के उन्हें एक ऑनरेबल एग्जिट दे दिया। तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इनकी स्ट्रेटजी थी, जिसे उस समय काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये काफ़ी लेट किया है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो ये कहा जा सकता है कि फायदा हुआ उसमें टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि उसके दौरान लोकसभा चुनाव, नायब सिंह सैनी जैसे सीएम बने उनको ज्यादा समय नहीं मिला, लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई। लोकसभा चुनावों से पहले चेहरा परिवर्तित कर दिया गया। आपने कहा कि रणनीति का हिस्सा था, स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया, चाहे संविधान बचाने का मुद्दा हो, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, एक एक्सटेंट पर यह लगने लगा था कि हाँ बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला है, और वही परिणाम जो है वो दिखता दिखाई दिया 5-5 सीटों पर। देखिए नेशनली भी बीजेपी की सीट्स तो कम हुई, तो जो कांग्रेस जो जिन इश्यूज के ऊपर बात कर रही थी या जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था, उसका फर्क, उसका इम्पैक्ट तो हुआ, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना शायद कांग्रेस सोच रही थी कि होगा। अगर वो होता तो शायद कांग्रेस की सीट्स बढ़ जाती। उसी तरह से हरियाणा में भी बीजेपी की 5 सीटें आई, पिछली बार 10 थी, तो वो दिखता है कि 5 से वो कम हो गए, 50% पे आ गए। लेकिन अगर आप असेंबली सेगमेंट्स देखें तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर थे ये लोग, मतलब उतनी ही थी ऑलमोस्ट इनकी 90 में, मतलब 42-43 उनकी थी, 41-42 उनकी थी, 3-4 आम आदमी पार्टी की थी जो इंडिया अलायंस के साथ इनके साथ कंटेस्ट कर रहा था। सो दे वर नेक टू नेक, ऑलमोस्ट नेक टू नेक। तो मेरे हिसाब से जो किसानों का मुद्दा है या जो और इश्यूज आप बता रहे हो, उनका उतना इम्पैक्ट नहीं था जितना कांग्रेस वुड हैव एक्सपेक्टेड टू देयर लाइकिंग। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक भयनी लकीर होती है, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास। कांग्रेस 5 सीटें जीती, कांग्रेस के अंदर नेता ये कहने लगे कि 70 पार हो गए हम, और एक बज़ आपने भी कहा कि पब्लिक फीलिंग थी कि नहीं इस बार ये चेंज हो रहा है। ऐसा क्या हुआ सर? असेंबली इलेक्शंस का घोषणा हुई और सारी चीजें तब्दील? आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस का, थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज को उन्होंने ठीक से गेज नहीं किया कि एंटी इनकम्बेंसी जरूर थी, देयर वाज एन एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, बट कांग्रेस ने शायद ये थोड़ा अंडर एस्टिमेट ये किया कि इस एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट के सहारे ही हम निकल जाएंगे, और निकल भी जाते हैं वो। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो 10 सीट कांग्रेस हारी है, 5000 से कम के मार्जिन पे हारी है, लेकिन उन सीटों पे इन्होंने काम नहीं किया। डिसिडेंट्स खड़े थे, उनको नहीं बिठाया गया, उनसे बातचीत नहीं की। बहुत सारी सीटें ऐसी थी 2-2, 3-3 डिसिडेंट्स खड़े थे, जैसे उचाना कला में आई थिंक ब्रजेंद्र सिंह लॉस्ट बाय 50-60 वोट्स, वहां पे 2 डिसिडेंट्स करे थे जो टुगेदर आई थिंक मेरे ख्याल 40-50 हजार वोट ले गए वो। तो वो उन लोगों को बिठाने की, मनाने की कोशिश नहीं की गई। तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था, कुछ जो इनमें धड़ेबाजी है कांग्रेस में वो थी, जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और इन्हें वो था ना कि आप जीतने से पहले ही आप सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हो, मैच जीतने से पहले ही आपने सेलिब्रेशन शुरू कर दी और कैच छूट गए आपके और मैच हार गए, तो वो वाली स्थिति थी। दोनों पार्टियों के पॉलिटिकल कैंपेन को अगर आप देखें सर, भारतीय जनता पार्टी जहां सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को टारगेट कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जो लोकसभा के मुद्दे थे उन्हीं पर कांग्रेस पार्टी ने असेंबली में भी अपना कैंपेन आगे बढ़ाया। दैट इज ट्रू। आई मीन बीजेपी के पास टारगेट करने के लिए जो 2 उनके बड़े नेता थे वही थे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा विजिबल दिख रहे थे, वही लीड कर रहे थे कैंपेन, मिस्टर हुड्डा एंड उनके जो एमपी बेटे हैं दीपेंद्र सिंह। तो दैट इज ट्रू। और ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, तो नेचुरली दे विल like to attack the policies and programs of the ruling party. So it was expected that this will happen. चेहरा बदलना कितना काम आया सर बीजेपी की ओर से? जिस तरीके से चेहरा आके हाइंडसाइट में अगर आप देखें तो ये लगता है कि इट वाज अ विनर, ये तो अच्छा मूव था। उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, तो अब वो जीत गए हैं तो अब उस बात को सब वही कहेंगे, जस्टिफाई किया जाएगा कि बिल्कुल ठीक मूव था जो चेहरा बदल दिया गया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो इनके लिए ठीक ही रहा, चेहरा बदलना ठीक ही रहा। आपसे वैसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। असेंबली में हम चेयर्स भी शेयर करते हैं वहां पर, लेकिन ये पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो है, सरकार बन गई, शपथ हो गई, सेशन हो गए, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष जो है, ये भी इसी साल में हो गया कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली पड़ी। अभी उनको लगता है जरूरत नहीं है, अभी इतनी 5 साल पड़े हैं, कभी भी डिसाइड कर लेंगे।
नेता प्रतिपक्ष की जरूरत शायद नहीं महसूस हो रही है अभी, तो मेरे ख्याल बजट सेशन तक शायद कर लेंगे, जब आएगा बजट सेशन तब तक। अभी अंत चल रहा है सर दिसंबर का, कल पार्लियामेंट में जिस तरीके से हुआ है, सांसद एक दूसरे को धक्का मुक्की पर उतर आए सर, आपने भी कई पत्रकारिता कई चीजें देखी असेंबली में, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबलीज हो, किस तरीके से देखेंगे एज एन जर्नलिस्ट, आपके व्यूज क्या? I think it does not send a very good message globally. You know that MPs of the nation's parliament are jostling with each other and pushing each other. और exactly हुआ क्या है वो भी थोड़ा debatable है वहाँ पे, कि एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लग रहे हैं, FIR भी दर्ज हुई है, कहा गया है कि जानबूझ के गिराया गया, उनका कुछ और वर्जन है, इनका कुछ और वर्जन है। तो वो तो आप जब CCTV फुटेज देखेंगे या इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। पर जनरली पार्लियामेंट क्योंकि लोग देखते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं, तो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स होती हैं ये कोई लोगों में इट डज नॉट गिव अ गुड मैसेज, डज नॉट सेंड अ गुड मैसेज। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हितेंद्र राव सर है, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। अपनी कलम के माध्यम से हरियाणा की पत्रकारिता और जनता की सेवा में लगातार कई बार जो है सरकार से भी सवाल पूछने का काम किया गया है। कुछ यादें होती हैं जो कि आपकी ताउम्र जो है वो आपके साथ रहती हैं। साल 2024 में भी कई ऐसे इवेंट्स हुए जो कि शायद किसी पत्रकार के लिए, जब आप पत्रकारिता करते हैं या जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो एक यादगार लम्हे के तौर पर रह जाते हैं। तो ऐसे में ये जो पॉलिटिकल रीशफल्स थे या पॉलिटिकल हैपनिंग्स थी, उन्होंने एक इम्पैक्ट जरूर जो है वो हरियाणा की सियासत पर भी छोड़ा है और तमाम लोगों पर भी छोड़ा है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।